मैडम। जी, सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम ओवरव्यू करके ना इसका बेर एक्ट रीडिंग करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल ये आता है कि अदालत की इस हवाले से क्या ड्यूटी है कि अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो अदालत को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, या जो टाइम बार्ड सूट्स होते हैं उसके हवाले से अदालत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। What is the duty of the court when suit, appeal or application is filed after the period of limitation, or what is the duty of court regarding the time barred suit? Introduction. All the suits must come within the period prescribed for them under this or any other special law. It should be kept in mind that any special law excludes the provision of general law. Even the defendant does not take plea of limitation, it shall not preclude the court from raising the point of its own accord. इसमें ये कहा गया है कि कोई भी लॉ हो, चाहे इस लॉ के तहत या स्पेशल लॉ के तहत, एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब है, उसमें आपने दावे दायर करने हैं। ठीक है। अब चाहे डिफेंस वो लेता है कि नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर अदालत को मतलब कि ये कहा गया है कि खुद भी इस पर नोटिस ले सकती है। ये मैंडेटरी है इसके लिए कि टाइम जब एक्सपायर होगा उसने किसी प्लेंट को, अपील को या एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करना। Relevant provision Section 3 of Limitation Act 1908, cross reference Order 7 Rule 11 of CPC, Section 26 of CPC. Meaning of term limitation period. Period of limitation means the time prescribed in first schedule of Limitation Act 1908 for filing the suit, appeal and application to the court. Interpretation of Section 3. Every suit instituted, appeal preferred and application made इंस्टीट्यूट आफ्टर लैप्स ऑफ लिमिटेशन पीरियड शैल बी डिसमिस। ठीक है, कि अगर कोई दावा या अपील एप्लीकेशन लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद की जाएगी तो उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। ऑल्दो लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस, अब चाहे इसे एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस एजिटेट किया है डिफेंडेंट की तरफ से या नहीं है, आपकी जो आपने जो एक मुद्दा बयान किया है ना, वो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद इंटरटेन ही नहीं हो सकता। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 3, सबसे पहले ये देखते हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं कुछ। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, दावा कब दायर समझा जाता है, ये फाइल कब समझा जाता है। व्हेन अ सूट इज डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड इन केस ऑफ सूट अंडर सेक्शन 26 ऑफ CPC व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड in the case of claim against company when claimant first find his claim to liquidator in case of pauper का मतलब ये है कि जिसके पास इतने भी सोर्सेज नहीं है कि वो केस के हवाले से कॉस्ट बियर कर सके। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि अगर नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब आप प्लेंट प्रेजेंट कर देते हैं ना, तो वहाँ से आप समझे कि दावा इंस्टीट्यूट हो गया। या अगर कंपनी के खिलाफ कोई क्लेम है ना, तो फिर क्या होगा कि जब क्लेमर ने पहली दफ़ा ऑफिशियल लिक्विडेटर के सामने अपना क्लेम रखा है कंपनी के खिलाफ, तो आप उस टाइम समझे कि कंपनी के खिलाफ जो क्लेम है वो इंस्टीट्यूट हो चुका है या दावा इंस्टीट्यूट हो चुका है। इन केस ऑफ ऑफर व्हेन एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू इज मेड। अच्छा जी, अगला है लैप्स ऑफ लिमिटेशन पीरियड फॉर सूट फर्स्ट डिवीजन ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट through Article 1 to 149 provides different periods of limitation for suits described in these articles with minimum period of 30 days and maximum period of 60 years. For appeal, Second Division of First Schedule of Limitation Act through Articles 156 to 162 has provided period of limitation for filing of civil appeal under CPC and appeal under Code of Criminal Procedure. For application, Third Division of First Schedule of Limitation Act through Articles 163 to 183 has prescribed different periods of limitation for filing of different kinds of application. तो आप ये देख सकते हैं कि लिमिटेशन पीरियड लिमिटेशन एक्ट के साथ एक जो स्केड्यूल अटैच है उसकी 3 डिवीजन्स की गई हैं, एक सूट्स के लिए, अपील के लिए और एप्लीकेशन के लिए, जिसमें डिफरेंट लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है मैडम, ये हाँ जी, 149 के बाद जो है 150 से लेके 155 तक, तो इनका क्या है? 5 जो है। मैं आपकी बात नहीं समझी, क्या कहना चाह रही हूँ। मैडम देखें, फर्स्ट शेड्यूल में जो हमें बता रहे हैं तो वहाँ पे बता रहे हैं आर्टिकल 1 से लेके 149 तक फॉर सूट, एंड सेकंड फॉर अपील है तो वो 156 से 162 है। अब अमूमन बीच में इतना ही है। मैडम गैप, ठीक है, अब इसमें गैप आ रहा है 150 से लेके 155 आर्टिकल, यानी कि टोटल 6 आर्टिकल, तो वो किस में जाएंगे? नहीं, आप इस तरह से कर लें, नहीं उसमें पता है क्या, वैरायटी ऑफ मतलब काफ़ी अलग सर्कमस्टांसेस के अतबार से मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई। ये नहीं है कि ये जस्ट अंदाजे से लिखा गया है,
आप कहती है तो मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगी, लेकिन ये डिवीजन की गई है लिमिटेशन की, ठीक है ना। अब इसमें कुछ छुट्टा नहीं है, अब जाहिर बात है हर चीज़ यहाँ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती ना मैं, ठीक है। अगर कोई गैप आ गया तो उसमें या तो कोई एप्लीकेशन होगी या कोई डिग्री होगी, ठीक है। इसके अलावा भी एक मिनट, मतलब जैसे होता है ना कोई अदालत फैसला कर देती है, आप उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन के लिए आते हो तो वो फिर अपील में आ जाएगा। नहीं क्या गैप आ रहा है 149, अच्छा इसके बीच में वो डिफरेंट जी वैरायटीज मैडम। ऑफ है यहाँ तो नहीं, वो तो मुख्तलिफ सिचुएशंस के अतबार से, जैसे कि कोई फैसला दे दिया जाता है उसके हवाले से है उसमें, तो वो आपको जो टेबल दिया है वो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है आप वो सिर्फ वो कर लें। इधर सारा मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, इवन कि आप अगर ये ब्रैकेट वाला अगर गायब भी कर देती हैं, जस्ट ये डिवीजन ऐसे लिख देती है ना, तो ये भी ठीक है, ठीक है। ठीक है गायब मैडम। कुछ नहीं हुआ, मुख्तलिफ ऑर्डर्स के खिलाफ जो आप आगे जाते हैं उसके ऑब्जेक्शंस के हवाले से बताया कि कितने अरसे में आप मांग सकते हैं। यहाँ तो फिर जी मैडम। लिखने बैठ गई तो वो फिर ना तो याद होना है। अच्छा जी, अब शेल का लफ्ज आया, दिस इज मैंडेटरी प्रोविजन, ड्यूटी इम्पोज बाय सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 अपॉन कोर्ट्स इज ऑफ मैंडेटरी नेचर एंड इट लीव्स नो डिस्क्रिशनरी पावर टू द कोर्ट टू एब्सॉल्व लिटिगेंट्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो लाजमी तौर पर होगी, इस सिलसिले में अदालत अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकती और ना ही लिटिगेंट्स को इससे छूट मिल सकती है। Although limitation is not set up as a defense, when the bar of limitation appears on the face of proceeding, the court is bound under this section to dismiss every time barred suit, appeal and application, although it is not raised by the parties. इकरा मैं क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ लिमिटेशन एक्ट के, अभी मैंने बेयर एक्ट स्टार्ट नहीं किया, ये अभी पहला क्वेश्चन ही चल रहा है, नज़र आ रहा है आपको, ये अभी स्टार्ट ही लिया है, सेक्शन 3 के हवाले से है जी ये। नजर आ रहा है। हाँ जी, इसका आंसर अभी पढ़ रहे हैं, मैंने बेयर एक्ट स्टार्ट नहीं किया। मतलब बेसिकली इसमें यह बताया गया कि अदालत की क्या जिम्मेदारियां हैं कि अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद कोई दावा लेके आ जाता है, अपील फाइल कर देता है या एप्लीकेशन फाइल करता है, ठीक है। तो उसमें यह है कि ऐसी कोई अगर आप रिलीफ मांगने आते हैं तो उसको अदालत इंटरटेन नहीं करेगी, चाहे आपकी ओपोनेंट साइड ने इसको ऑब्जेक्ट ना किया हो, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, लिटिगेंट्स पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसमें आगे इसके पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने देखा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का क्या मतलब है। लैप्स ऑफ लिमिटेशन पीरियड में डिविजन्स बना दी गई हैं लिमिटेशन एक्ट में स्केड्यूल के साथ, जिसमें सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन की अलग अलग डिवीजन प्रेस्क्राइब की गई है। उसके बाद शेल का लफ्ज़ है कि दोनों पे ये पार्टीज़ पे एप्लीकेबल होगा। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिफेंस के तौर पे ग्राउंड लिया कि नहीं लिया। हाउ कोर्ट कैन एक्सरसाइज दिस पावर, सू मोटो या फिर ऑन द ऑब्जेक्शन ऑफ ऑपोजिट पार्टी। स्टेज एट विच प्ली ऑफ लिमिटेशन कैन बी रेज्ड, ट्रायल स्टेज, एपलेट स्टेज, रिव्यू स्टेज, रिवीजन स्टेज। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का, कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ये है कि ऐसे अगर आप सफिशेंट कॉज अगर आप अदालत को जस्टिफाइड कर देते हो सफिशेंट कॉज से, तो फिर ये होता है कि आपकी जो डिले है वो कंडोन हो जाती है, नज़रअंदाज हो जाती है, आपको एक्सेप्शन मिल जाती है। सफिशेंट कॉज वो सर्कमस्टांसेस हैं जो पार्टीज कंट्रोल नहीं कर सकती। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 प्रोवाइड्स दैट ऑन सफिशेंट कॉज बीइंग शोन एन एप्लीकेशन कैन बी एडमिटेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज एक्सपायर्ड। तो ये जनरल रूल की एक्सेप्शन आपको इधर मिल गया है। But a cause to be sufficient within the meaning of the section must be a cause beyond the control of the party invoking the aid of the section. Relevant provision, Section 5 of Limitation Act, General Rule of Limitation. Section 3 of Limitation Act 1908 laid down the principle of limitation. It is prescribed that a suit should be filed within the time specified for it under the Limitation Act 1908. Exception to General Rule. Section 4 to 25 deals with the exception to this general rule. These sections provide those situations where the time limitation of filing a suit may either be extended or stopped for a certain time. Section 5 is one of the exceptions to the rule that a suit filed after the expiry of time limitation is barred. It gives power to the court to entertain any appeal, review or revision filed after the lapse of time. याद रहे कि जो सेक्शन 5 है वो सूट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 5, अब इसकी वर्डिंग हम पढ़ते हैं। एनी अपील और एप्लीकेशन फॉर रिवीजन और रिव्यू ऑफ जजमेंट
or for leave to appeal or any other application to which this section may be made applicable by or under any enactment for the time being in force may be admitted. अच्छा, अब इसमें क्या याद रखने वाली बात है, ये इतना हम इसको मैं कलर कर देती हूँ. Any appeal or application for revision or review of judgment or for leave to appeal or any other application. आगे लफ्ज आया may be admitted, entertain कर ली जाएगी after the period of limitation prescribed. Therefore, when the appellant or applicant satisfied the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. Explanation: the fact that the appellant or applicant was misled by any order or practice or judgment of a high court in ascertaining or computing the prescribed period of limitation may be sufficient cause within the meaning of this section. अगर appellant और applicant misled हुआ है हाई कोर्ट को किसी जजमेंट की ओवर कोई रूलिंग की वजह से, तो ये भी सफिशिएंट कॉज समझी जाएगी सेक्शन के तहत. अब इसका स्कोप मैडम ये मैंडेटरी में नहीं आएगा क्योंकि वर्ड जो है में यूज हुआ है ना, डिस्क्रिशनरी है ना पावर फिर कोर्ट की. हाँ, ये मैंडेटरी तो नहीं है जी. सही. स्कोप ऑफ सेक्शन 5. द स्कोप ऑफ सेक्शन 5 इज लिमिटेड. बेसिकली क्या है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 9 जनरल रूल हैं और बाकी जितने सेक्शंस मेंशन किए गए हैं वो एक्सेप्शन है. ठीक है, तो ये वन ऑफ द एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं. Scope of Section 5. The scope of Section 5 is limited. The principle of condonation of delay enacted under this section is limited to appeal application for revision, review, or for leave to appeal, and does not cover the proceedings in trial court. Thus, the provisions are applicable to both civil or criminal law. Object of Section 5. The object of Section 5 is to regulate the course and manner for providing relief of remedy where substantive rights are pressed in legal technicalities. मतलब जहाँ पर टेक्निकलिटीज़ की वजह से एक आपकी जो राइट अगर बनता भी है इक्विटी बेस्ड वो दब रहा है, तो फिर सेक्शन 5 की प्रोविजन इस्तेमाल करके आपकी रिलीफ को एंटरटेन किया जा सकता है. प्रिंसिपल एम्बॉडीड अंडर सेक्शन 5. द सेक्शन invoke the principle that the right to get justice should not be taken away from the litigant where they remain restrained to file an appeal, review, or revision because of existence of some sufficient cause. Interpretation of term sufficient cause, 2001 MLD 1489 page. A sufficient cause can properly be said to have a cause which is beyond the control of the party, beyond control for the party invoking aid of Section 5 of Limitation Act 1908. Tests to determine sufficient cause. Courts have established certain tests to determine the fact of sufficient cause. The cause so asserted, मतलब जो claim किया गया, वजह जो बयान की गई है, must be a cause, the happening or non-happening of which is beyond the control of party invoking it. The party must not be guilty of negligence. The party must not have any bad intention. A sufficient cause being a question of fact, ये वेरियस लिखा गया, वेरीज मतलब के फ़र्क होगी कि क्वेश्चन ऑफ मतलब केस टू केस ये वेरी करेगा सफिशिएंट कॉज फ्रॉम केस टू केस एंड अल्टीमेटली इट रेस्ट ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट. Instances of sufficient cause: judgment announced in the absence of party, delay of 3 days on account of illness of counsel, non-preparation of decree, delay caused on account of some confusion, Parda Nashin lady if could not engage lawyer. Explanation of e-dates delay. It was held in PLD 2002 Lahore 10 that party approaching court of competent jurisdiction to get justice beyond prescribed period of limitation is bound to explain each day's delay to the satisfaction of the forum. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आप दोनों को? जी मैडम. आपको इकरा क्लियर है? कोई ऐसा सवाल इसमें से क्वेश्चन के हवाले से? अच्छा, ठीक हो गया. उसके बाद एक और एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं लीगल. ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं लीगल डिसेबिलिटी का, जो कि वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ द जनरल रूल है. लीगल डिसेबिलिटी में होता ये है कि जब आप अपना कोई राइट क्लेम कर सकते हैं या दावा दायर कर सकते हैं, उस टाइम आप डिसेबल हैं, डिसेबिलिटी का शिकार हैं, मतलब ऐसी कोई रुकावट आ रही है जिसमें आप वो कंसेशन कह रहे हैं, अपना रिलीफ मांग नहीं सकते. तो ये एक तरह से ये है कि लीगल क्वालिफिकेशन की कमी है. अब इसमें लीगल डिसेबिलिटी से मुराद 3 फैक्टर्स लिए गए हैं.
अगर आप माइनॉरिटी का शिकार हो, ल्यूनेसी की हालत है या ड्योसी की हालत है, तो उतनी देर क्या होता है कि टाइम पीरियड रुक जाता है। इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द कोर्ट to protect the interest of persons under legal disability. The provision of Section 6 to 8 of Limitation Act recognize the legal disability and provide a special concession to disabled persons. Relevant provision 6 to 8, meaning of legal disability. It is the want of legal qualification to sue owing to minority, lunacy or idiocy. General rule. When time starts running, no subsequent disability can stop it. Exception. Legal disability is an exception to the general rule, and in this case, the time will not run from the accrual of the cause of action but from a subsequent date. ये एक एक्सेप्शन है और वक्त वहाँ से स्टार्ट नहीं होता रन होना जहाँ से एक वजह अनाद बनी है, बल्कि सब्सिक्वेंट डेट से स्टार्ट होता है आपका लिमिटेशन पीरियड. Essentials of legal disability under Section 6. Disability of the plaintiff. The disability must be of a person entitled to institute a suit or proceeding or make an application for execution of a decree. Initial disability. The disability must be initial one and not the subsequent. मतलब पहली दफ़ा कोई एक ओरिजिनेट हुई है डिसेबिलिटी जिसकी वजह से वो चीज़ क्लेम नहीं कर सकता. Extension of limitation period. A person suffers from any disability may institute a suit within the same period as provided for it after the disability has ceased, which shall not be extended for more than 3 years. अच्छा याद रहे कि जब आपकी डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी आपको मजीद सिर्फ 3 साल का दुरानिया मिलेगा. अब ये नहीं है कि एक में अगर 60 ईयर्स लिख दिया गया तो आप 60 ईयर्स फिर आपको मिल जाएंगे. ग्राउंड फॉर लीगल डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 6. Law recognizes no other ground except the following. Minority. A person who has not attained the age of 18 years is a minor. If the minor claims the benefit of this section, it is for him to show it clearly that he is under the age of 21. 18 years plus 3 years. अगर जैसे कि ऐसा माइनर जिसके लिए गार्डियन अपॉइंट किया गया है तो उसके लिए 21 साल ज़रूरी है मेजर होने के लिए. Under Section 8, at the time of the institution of suit. Insanity. An insane person means a person preventing from understanding, a temporarily loss of memory or mere weakness of intellect is not insanity within the meaning of this section. Idiocy. An idiot is a person who has no rationale to see the things as they are. Two disabilities. Where a person is at the time from which the period of limitation is to be started to count affected by two disabilities. That one disability followed by the other disability without leaving any gap. The period of limitation began to run against him when both disabilities have ceased. पहले तो क्या हुआ था कि इनिशियल डिसेबिलिटी थी, अब सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी भी अराइज हो गई है. तो जब तक ये दोनों डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाएंगी टाइम आपके खिलाफ रन नहीं करेगा. अच्छा आगे है continuation of disability up to death under section 6 subsection 3 where the disability continues up to the death of. हाँ जी मैडम, अगर जैसे किसी के वालिद साहब हैं, वो उनके साथ कोई लॉस हो गया लेकिन उन्होंने केस नहीं किया कि अभी मेरे पास 3 साल का टाइम है, थोड़े हाथ में पैसे आ जाए फिर करता हूँ, उसी दौरान उनकी डेथ हो गई, अब पीछे बचे हैं माइनर, तो फिर जो है उसे जो है ये मिलेगा ये एक्सेप्शन या नहीं मिलेगी? मिल सकता है वो फिर अच्छा सही. जस्टिफाइड भी तो करना पड़ेगा ना कि कौन सी एक्सेप्शन में वो फॉल कर रहे हैं. ठीक है ना. मतलब एक तो ये है ना कि नहीं देखे ना इसमें काफ़ी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं. एक तो ये है कि दावा दायर नहीं किया गया, क्यों नहीं दायर किया गया ये देखा जाएगा. अब जैसे आपने सेक्शन 5 पढ़ा है वहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सूट पे एप्लीकेबल है. इट मीन्स कि इतना अरसा गुजर गया, ठीक है ना, चलो 12 साल है, 12 साल में आए नहीं एकदम से आप कहते हो सफिशेंट कॉस्ट नहीं आपको मिलेगा ग्रांट. ठीक है. यहाँ पर बात हो रही है लीगल डिसेबिलिटी की. अगर ये 3 चीज़ें आ रही हैं सही है, लॉस होने की सूरत में ये कोई ग्राउंड नहीं है कि आप दावा दायर नहीं कर सके. ठीक है. आप दूसरी भी अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते थे ना. ये तो नहीं ना कि मेरे पास पैसे नहीं थे. खैर वो तो एक अब ओमिट कर दिया गया, लेकिन ये पॉपर के तौर पे ये और जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं उनके ज़रिए भी आप केस फाइल कर सकते हैं. ठीक है ना. जी मैडम. अच्छा उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव अफेक्टेड बाय डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 where the representative of deceased disabled person is at the date of the death affected by any such disability, then the period of limitation begins to run against him when such disability ceases.
इसी तरह ये है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव अफेक्टेड हो जाता है किसी डिसेबिलिटी से, तो उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म होगी तो ही वो चीज़ मांग सकता है, ठीक है। तो ये कानूनी वारसान पे या जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑथराइज होते हैं उन पे भी ये रूल एप्लीकेबल होगा। Disability of one of several plaintiff of applicants under Section 7, where there are more than one plaintiff and their interests are same, is such a condition if one of them is not under disability. He can proceed on behalf of disabled and time will run against them all. मतलब अगर जहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, आप में से कोई केस फाइल कर देता है, तो फिर ये होगा कि टाइम रन करेगा। अगर सारे डिसेबिलिटी का शिकार है तो फिर टाइम नहीं रन करेगा। Law of disability in preemption suit under Section 8. Section 8 of the Limitation Act is an exception to the provision of Section 6 and 7 to the preemption suit and provides that Section 6 and 7 do not apply to the suit to enforce the right of preemption. ठीक है, preemption के दावों पे ये applicable नहीं होगा। Limitation on extension of limitation period under Section 8. After the cessation of disability, the limitation period shall not exceed for more than 3 years. यहाँ तक क्लियर है तीनों को, दोनों को? यहाँ तक आप दोनों को क्लियर हो गया? इकरा आपको क्लियर है? अच्छा जी, अगली एक्सेप्शन एक और हम पढ़ने लगे हैं, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट बेसिकली ये होता है कि अंडरटेकिंग ली जाती है कि माय मैसेज आर कोई बात नहीं। अच्छा जी, एक्नॉलेजमेंट में ये होता है कि जब आपने किसी का कोई कर्ज अदा करना है या लाइबिलिटी पूरी करनी है, तो अगर वो खुद ये अंडरटेकिंग रिटर्न में लिख के दे देता है कि मैं आपकी ये लाइबिलिटी पूरी कर दूंगा, तो वहाँ से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक्नॉलेज यही है ना कि आप कोई चीज़ मान रहे हो, तस्लीम कर रहे हो, अपनी लाइबिलिटी को मान रहे हो, तो यहाँ पर लाइबिलिटी से मुराद लिया जाएगा। इंट्रोडक्शन। सेक्शन 19 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ऑपरेट्स टू गिव अ न्यू पीरियड of limitation by means of an acknowledgement made during the time the cause of action for recovery of a debt or the enforcement of rights shall be subsisting. Acknowledgement may show that it was made with intention of admitting the relationship subsisting at the time when it was made. ठीक है, इसमें यह है कि आपको न्यू पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलता है जहाँ से आप एक्नॉलेज कर देते हो उस हवाले से कि आपने मतलब कि आप जब आपके पास एक वक्त था कि आप अपनी डेट की रिकवरी कर सकते थे या अपने राइट को इन्फोर्स कर सकते हैं, वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। Acknowledgement must show that it was made with the intention of admitting the relationship subsisting at the time when it was made. और acknowledgement इस नीयत से दी जाती है कि आप दोनों के दरमियान वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है जिसके वाले से ट्रांजेक्शन की गई है। रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 19 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डील्स विद acknowledgement and its effects on limitation period. Meaning and definition of acknowledgement. Meaning, the word acknowledgement appearing in the section 19 can only mean an admission of the truth of one's own liability. Such admission may be expressed or implied. Definition under Black's Law Dictionary. The debtor's acknowledgement of creditors' demand for right of action that will review the enforceability of debt barred by the statute of limitation. कि अगर आपका टाइम बार्ड कोई डेट होगा भी ना, लेकिन जहाँ पर एक्नॉलेजमेंट दे दी जाती है तो वो ये होता है कि वहाँ से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा। Ingredients of section 19. Before the expiration of the period, the acknowledgement under section 19 must have been made before the period of limitation has expired. Suit or application. The expression suit or application expressly provides that a section 19 is applicable only on suit and application and not on other proceedings. ये सिर्फ दावे से मुतल्लिक़ है। In respect of any property or right, the acknowledgement made under section 19 must be in respect of either debt, property or any right in this respect, in writing. The acknowledgement made under section 19 must be in writing and oral acknowledgement is not admissible. Signed. The written acknowledgement must have been signed by the party against whom the right is claimed, personally or by an agent. The written acknowledgement must be signed either personally by the party or by the agent duly authorized to sign the acknowledgement. Acknowledgement of liability. The acknowledgement must be an acknowledgement of the liability. It must in terms of a sufficient admission of a subsisting liability. Fresh period of limitation shall be computed. The effect of valid written acknowledgement duly signed by party or his authorized agent,
that a new period of limitation will start to run against the party signing the acknowledgement. Essentials of valid acknowledgement. To get a fresh start of limitation period under section 19, an acknowledgement must satisfy the following conditions. It must be made before the expiration of the prescribed period of limitation. It must be in terms of sufficient form, admission of liability. It must be duly signed. हाँ जी, कोई क्वेश्चन आप दोनों का? नो मैडम। इकरा आपको क्लियर है? जी। अच्छा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक और एक्सेप्शन आती है फ्रॉड। फ्रॉड में ये बताया गया कि जब आपको किसी राइट से महरूम रखा गया, कंसील की गई है बात, या डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स को छुपाया गया जिसकी बेस पे आप कोई दावा दायर कर सकते थे या अपना राइट क्लेम कर सकते थे, तो जहाँ से आपको पता चला कि आपका राइट कंसील हुआ है या डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन करवा सकते हैं, तो वहाँ से फ्रेश लिमिटेशन पीरियड, वहाँ से लिमिटेशन पीरियड काउंट होना शुरू होगा। Introduction. Section 18 of Limitation Act 1908 is an enabling provision which postpones the start of limitation period in cases where right to seek relief is kept out from knowledge of one party by means of fraud by the other party. Relevant provision Section 18 of Limitation Act, cross-reference Section 17 of Contract Act, Order 21 Rule 19, Section 420 of PPC, Article 181, First Schedule of Limitation Act, Section 12.2. ये जितने आपसे क्रॉस रेफरेंस होंगे उतना लिख दें। डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, एन इंटेंशनल prevention of truth for the purpose of inducing another in reliance upon it to part with some valuable thing belonging to him or to surrender a legal right. लॉ में ये है कि आप जब जानबूझकर कोई सच छुपा रहे हो कि वो उससे कायल होकर अपनी कोई कीमती चीज़ छोड़ दे या राइट को सरेंडर कर दे, ये भी फ्रॉड है। डेफिनेशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into a contract. ये लगता है दूसरे हैंड आउट पे अपडेट हो गया, चलो मैं इधर लिख देती हूँ। इसमें ये बेसिकली ये बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई पार्टी या मिली भगत से या उसका एजेंट जब वो धोखा देता है, किसी को इंड्यूस करता है ताकि वो बंदा दूसरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, तो ये भी फ्रॉड है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे फ्रॉड कंसिडर किया जाता है कि फ़्रॉड कमिट हुआ है, मैं इधर ऐसे मेंशन कर देती हूँ, वो दूसरे हैंड आउट पे अपडेट हो गया है। फॉल्स सजेशन, as to fact, active concealment of fact, promise made without intention to perform, act fitted to deceive, और act or omission declared as fraud under law यही पॉइंट्स थे ना, कॉन्ट्रेरी टू public morality, injuring the person or property। हाँ जी यही थे ना पॉइंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी यही फैक्टर्स थे ना जो कि फ्रॉड कंसिडर किए जाते हैं। फॉल्स सजेशन दे दी जाए, कोई बात छुपाई जा रही है, प्रॉमिस तो कर लिए लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं कि उसको परफॉर्म करें, ये कोई भी एक्ट जिसमें आप डिसीव करना चाह रहे हो, या जो फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दी गई है, पब्लिक मोरालिटी के ख़िलाफ़ है, ये जिससे किसी पर्सन का और प्रॉपर्टी इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी डैमेज हो रहे हैं, इंजर हो रहे हैं।
क्लियर है यहाँ तक? मिस रिप्रेजेंटेशन भी है रिगार्डिंग। मिस रिप्रेजेंटेशन तो उसमें, दोबारा बोलो, हाँ लाइन बोलो ज़रा। मिस रिप्रेजेंटेशन भी है, लाइन नहीं मुझे याद, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग फैक्ट्स आई थिंक। मिस रिप्रेजेंटेशन, हाँ जी, फ्रॉड में, क्योंकि मैंने असाइनमेंट में ये भी लिखे हुए थे। शायद मुझे देखना पड़ेगा, फिर वो देख के लिख लेंगे। हाँ नहीं मुझे ये ना मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं लग रहा कि मिस अलहदा से है इसका मिस रिप्रेजेंटेशन का हाँ सेक्शन। जी, वो तो सेपरेट भी है। हाँ जी। हाँ चलो देख लेते हैं इसको। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 18, एनी पर्सन हैविंग अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट or make an application kept out from the knowledge of such right by means of fraud, necessary document concealed, the period of limitation shall be computed. एक मिनट ज़रा रुकिएगा, कुछ चीज़ जल तो नहीं रही, स्मेल नहीं आ रही? नहीं इतनी तो कभी भी नहीं आई, चेक करो ज़रा इधर स्विच। Essential ingredients of section 18, concealment of right to sue, where the right to sue or to make an application has been concealed fraudulently from the plaintiff. Concealment of title, there must be concealment of title fraudulently from plaintiff by the defendant. Concealment of document, where the document necessary to establish right to sue has been fraudulently concealed from the plaintiff. अच्छा, अब क्या छुपाया गया है? क्या आपका कोई हक है कि आप दावा दायर कर सकते हैं, इसको छुपाया गया है, या फिर आपके टाइटल इंटरेस्ट से आप को मतलब कि कंसील किया गया आपसे और डॉक्यूमेंट्स कंसील किए गए हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेल बी कंप्यूटेड, अब कहाँ से स्टार्ट होगा, कैलकुलेट किधर से होगा? सेक्शन 18 प्रोवाइड्स दैट इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट द एप्लीकेंट वाज केप्ट आउट ऑफ नॉलेज ऑफ हिज राइट, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेल बी कंप्यूटेड. Fraud first became known, the period of limitation shall start to run from the time when the fraud first became known to the person injuriously affected thereby. In the case of concealed document, the period of limitation shall start to begin from the time in case of concealed document when the applicant first had the means of producing it or compelling its production. Limitation period इसका 3 years है according to article 181. Application of section 18, it applies to following 3 cases where the right to sue or make an application has been fraudulently concealed from the plaintiff by fraud of defendant, where the title on which such right is founded has been so concealed, where any document necessary to establish such right has been concealed. Scope and principle embodied in section 18, the principle on which this section is based is that where a remedy is given on the ground of fraud, the right of party defrauded is not affected by the lapse of time so long as he remains in ignorance of the fraud. Burden of proof. The burden of proof to prove fraud is on the party who alleges fraud. Section 18 is an exception to Section 9. Section 18 is an exception to the general rule laid down in Section 9 that where one's time has begun to run, no subsequent disability or inability to sue stops it. Protection to bona fide purchaser. The proviso contained in Section 18 provides protection to bona fide purchaser. जी यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी, कोई क्वेश्चन आपका? जी अच्छा, एक सवाल आपको इस तरह से भी आ सकता है, ये इसकी बेयर एक्ट से रीडिंग करेंगे हम, कि क्वेश्चन ये है, डिस्कस द लॉ ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड अ कंटिन्यूइंग रनिंग ऑफ टाइम एंड इट्स एक्सेप्शन। एक तो ये है ना कि सेक्शन 3 सेक्शन 9 में हमने ये पढ़ लिया कि एक दफ़ा टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा ना तो कोई डिसेबिलिटी इसको रोक नहीं सकती। तो कहाँ पर इसकी एक्सेप्शन अवेल आप कर सकते हो? सबसे पहले आप इसमें क्या बताओगे? सेक्शन 3 बताओगे, सेक्शन 9 का हवाला दोगे, उसके बाद जो डिफरेंट एक्सेप्शंस है ना वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ना बेयर एक्ट से पढ़ेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी एक्सेप्शंस आप ले सकती हो। इसमें सारी नहीं लिखी थी, कम ही लिखी हैं। अच्छा, इस दफ़ा ये सवाल आया साथ, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 5 एंड 14 एप्लीकेशन। सेक्शन 5, इट इज़ अप्लाइड टू अपील्स एंड एप्लीकेशन एंड डज नॉट अप्लाई टू सूट्स। सेक्शन 14,
It does apply to suits and does not apply to appeal and application. एक मिनट, ये गलत हो गया. It does apply to suit as well as apply to appeals and application. Section 14 सब पे applicable है. Nature of relief. Section 5 extension of time is discretionary. Section 14 extension of time under Section 14 is the right of the plaintiff. Condition. Section 5 sufficient cause is a condition to get benefit of Section 5. Section 14 good faith on the part of the plaintiff is a condition for exclusion of limitation. Extension and exclusion of time. Section 5 it extends the period of limitation. Section 14 it excluded the time for limitation period. Nature of provision. Section 5 it is discretionary provision. Section 14 is it is mandatory provision. जी यहाँ तक क्लियर है आपको? आपको जब अगर आता है ना कि डिफरेंस बिटवीन, उसमें आप सेक्शन 5 भी लिखोगे, सेक्शन 14 भी लिखोगे, दोनों पे सवाल बना हुआ है. एक तो हमने पढ़ लिया ना कॉन्डेमनेशन ऑफ डिले, एंड पे ये चार्ट बना देना. अच्छा, उसके बाद ये नोट आया हुआ है इसलिए कुछ पॉइंट्स इस तरह बना दिए हैं. एस्टॉपल, लिमिटेशन, लैशेस, प्रेस्क्रिप्शन, एक्विसेंस. एस्टॉपल क्या होता है? Rule of evidence comes into operation when some act, statement or omission intentionally made by a party shut out the evidence applicable against both parties. कि आप जब एक एक्ट कोई कर देते हो, ये स्टेटमेंट दे देते हो ना, अब आप उससे फिर मुकर नहीं सकते, एक स्टॉप लग जाता है. एक यूएसओ के फोल्डर से आप ले सकते हैं, उसमें भी काफ़ी मटीरियल लिखा हुआ है. स्टॉपिंग डिफेंडेंट फ्रॉम रेजिंग अ पर्टिकुलर डिफेंस एंड प्लेंटिव में बी स्टॉप्ड फ्रॉम सेटिंग अप अ पर्टिकुलर केस. Limitation. Rule of law, shutting out a suit. Defense party cannot take its plea. Can take its plea of time barred claim. Comes into operation on the passivity of the plaintiff in not asserting his right quickly. मतलब ये उस टाइम अमल में आता है कि जब एक प्लेंटिव खामोश रहा और अपना क्लेम नहीं मांगता. नॉट नेसेसरी डेट एनी एक्ट डन बाय अदर पार्टी. थोड़ा सा मैं ये चेंज कर देती हूँ. लिमिटेशन एक्ट should be exerted within specified time period. Otherwise, the court ठीक हो गया. लैशेस कायली और सुस्ती को कहते हैं कि जब आप डिले करोगे तो फिर लॉ अदालत भी कुछ नहीं कर सकती. विलफुल नेग्लिजेंस इन असर्टिंग वंस राइट. डिले डिफीट्स इक्विटी. कंसिडरेबल मैटर्स वेदर देयर वाज अनरीजनेबल डिले, whether it resulted in loss or destruction of evidence, necessary to show that the plaintiff had a sufficient knowledge of his title and relief, no fixation of suit. जी यहाँ तक क्लियर है? लिमिटेशन 2 दफा आ गया. इसको, इस लेक्चर को आप वो काइंडली यूट्यूब पे भी अपलोड कर दीजिएगा. मैं कर दूंगी, ठीक है. लिमिटेशन इमटेरियल, स्काइप पे रिकॉर्डिंग्स प्ले नहीं, उसको पता नहीं क्या इशू होता है. मेरी तरफ आ रहा होता है, मैं भेज दूंगी, ना टेंशन लो. लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन, क्रिएशन ऑफ राइट एंड extinguishment of right after lapse of time, affects the substantive right, part of the substantive law. अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन में ये होता है
कि ऑलरेडी चेंज करती हूँ। Declaration of already existing right. Limitation suit cannot be instituted after lapse of time. Part of procedural law affects the remedy. Lashes and acquiescence. Lashes तो ये होता है ना कि पैसिव कंसेंट, खुद ही ऐसा लग रहा है कि आपने खामोशी के साथ वो चीज़ उस पर राजी हो गए हो। एक्विसेंस का मतलब है पैसिव कंसेंट। एक्विसेंस एक्टिव कंसेंट, एक्टिव कंसेंट कह लें या इसके लिए ज़्यादा साइलेंटली एक्सेप्टेड। एक मिनट, ये वाला फोल्डर भी मैं भेज देती हूँ, इसके एंड पे दिए मैं। ये एंड पे ना इसके सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो अभी तक पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। ये बाकी आप इसकी ज़रूरत नहीं है ये देखने की, ये आपका पोर्शन नहीं है। अच्छा, इसमें एक ये स्टेटमेंट, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि लिमिटेशन extinguishes the remedy but not right. Introduction. It is well settled principle of law that courts are always ready to give relief in case of violation of right, but the law has settled down certain principle that the aggrieved person or plaintiff must come within the specified time period, otherwise the plaintiff will not get any relief from the court of law. Relevant provision section 3 of Limitation Act, cross reference में आप कोई भी लिख सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस बेशक सेक्शन 5 आप या सेक्शन 9 लिखते हैं। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन, इक्विटी हेल्प्स द विजिलेंट पर्सन नॉट द इंडोलेंट पर्सन। इंडोलेंट सुस्त काहिल बंदे को कहते हैं। डिले डिफीट्स इक्विटी वेयर इक्विटीज आर इक्वल, द फर्स्ट इन टाइम शैल प्रिवेल। General principle regarding law of limitation under section 3 of Limitation Act, the court shall dismiss every suit, appeal and application if filed after the expiration of limitation period. ये बाकी जो सेक्शन 3 में मैंने पढ़ा है ना, वहाँ से हेडिंग ली है, इसको एज इट इज़ आपने कॉपी पेस्ट करना है। ये डिविजन्स की हैं। Continuous running of time, where once time has begun to run, no disability arising afterward can stop the limitation period. Limitation period extinguishes the remedy. Under common law, application of Limitation Act 1908 under equity, delay defeats equity. Reason behind limitation period, there must be an end to litigation. Vigilance is required to seek relief from the court of law. Remedy to plaintiff acting in good faith, vigilance regarding seeking relief. Limitation will restrict relief if did not come within specified time. Equity always assists those who are active in respect of their rights. It does not assist those who are careless regarding their right. When a legal claim is not barred by any lapse of time shorter than the period prescribed, the law of limitation, an equitable claim may be barred by unreasonable delay of the plaintiff in seeking the relief. एक्सेप्शन टू जनरल रूल रिगार्डिंग लिमिटेशन पीरियड। अब जो डिफरेंट एक्सेप्शंस हैं उनको एक एक लाइन में आप एलैबोरेट कर सकते हैं, जो जो आपको अच्छे से याद होंगी ना आप इधर मेंशन कर देना है। कॉन्डेनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5, लीगल डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 6, 7, 8, ग्रांटिंग लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द डेटर
इसमें इसका मतलब ये बताया गया कि जैसे एक बंदे ने आपका कर्ज देना है, आप उसको प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट कर देते हो, तो जितनी देर वो मैनेजमेंट देखा गया उतनी देर लिमिटेशन पीरियड आगे काउंट नहीं होगा, आगे रन नहीं करेगा, रुक जाएगा. एक्सक्लूडिंग टाइम ऑफ एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट फ्रॉम पाकिस्तान, proceeding in wrong code, excluding time where proceeding are suspended, acknowledgement of writing of debt, fraud under section 18. क्लियर है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन मिस हो रहा है यहाँ पर. एक मिनट. जी ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके ना अलहदा भेज देती, ये रह गया. अभी फ़िलहाल यहाँ पर कर रही हूँ, मैं बाद में ना आपको भेजती हूँ. जी. Case filed in wrong forum under section 14. Introduction. In determining the limitation period for any suit or application, the time during which the plaintiff has prosecuted with due diligence and other civil proceeding, whether in trial court or in the court of appeal, against the defendant shall be excluded, where the proceeding is founded upon the same cause of action and prosecuted in good faith in court, which from the defect of jurisdiction cannot hear the suit. Relevant provision section 14. Essential ingredients to section 14. In order that this section may apply, the person claiming the benefit of it must have fulfilled all the conditions, which are as follows. A civil proceeding, parties must be the same cause of action, for same relief, with due diligence, in good faith, court unable to entertain. Extent of explanation of essentials. Extent of application. This section applies only to cases where the previous suit or application was dismissed by the court itself because it was unable to entertain it. Period which can be excluded. The period which can be excluded is as follows. The time during which the earlier suit of application was pending or being made, the day on which the suit or application was instituted, the period between the decision of the first court and the disposal of an appeal therefrom. मतलब जितनी देर वो पिछली अदालत में वो केस पेंडिंग था, जिस तारीख को वो इंस्टीट्यूट हुआ है और जिस दिन वो एंड हुआ है, उसका डिसीजन दिया गया, तो उतना टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा, निकाल दिया जाएगा. Applicability of section 14 suit application, preemption suit to protect the bona fide purchaser, dismissal of previous suit application by the court. Non application. ये क्वेश्चन ना मैं आपको दोबारा से बना के भेजती हूँ. क्या वो आपने जाना है कहीं?